हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी एट होम। और ये मैं बना रहा हूं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 वालों बच्चों के लिए, और जो ऐसे बच्चे जो 12 के बाद ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 के बाद जो बच्चे ड्रॉप लेकर के आईआईटी का तैयारी करते हैं उनको मैं पढ़ाता हूं। तो मैं ये जो सेशन बना रहा था तो मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ड्रॉपर हैं उनके लिए वीडियो डेडिकेटेड है। हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू स्टडी एट होम। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं मोटिवेशनल टॉक पर बेस्ड। एक है, सबसे पहला जो हमारा वीडियो है वो है व्हाट इज राइट गाइडेंस, और सेकंड है व्हाट इज स्मार्ट हार्ड वर्क, और थर्ड है व्हाट इज लॉजिकल अप्रोच एंड सेल्फ सेंटर्ड। ये 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं मोटिवेशनल टॉक पर बना चुका हूं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में ऑलरेडी अपलोडेड है। हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में ये सब मिल जाएगा। और ये हमारा फोर्थ वीडियो है हाउ टू स्टडी एट होम, अ मोटिवेशनल टॉक टू द स्टूडेंट्स। ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप जरूर पहले ये वीडियो देखिए, व्हाट इज राइट गाइडेंस, व्हाट इज स्मार्ट हार्ड वर्क, व्हाट इज लॉजिकल अप्रोच एंड सेल्फ सेंटर्ड। ये तीनों वीडियोस को आप लाइन बाय लाइन आप देखिए, उसके बाद ही आपको हाउ टू स्टडी एट होम देखना चाहिए। ये मेरा आपसे सजेशन है, आपसे एडवाइस है, ताकि आप जो है, क्योंकि ये सब इंटरलिंक मैंने बनाया है, जो भी मैंने सेशन डेवलप किया है ये सब इंटरलिंकिंग वाले हैं। मींस आप ये तीनों वीडियोस देखेंगे वन बाय वन, तभी आपको इस वीडियो को देखने का फायदा मिलेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए, आज के सेशन को मैंने टोटल 8 पॉइंट्स पर डिवाइड किया है। टोटल 8 पॉइंट्स पर मैंने डिवाइड किया है कि कैसे हमें घर पर रह करके पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, मेरा डेली का काम है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, बच्चों से बातें करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके मम्मी पापा से फीडबैक लेना, उनके मम्मी पापा से बात करना। तो मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, सजेस्ट कर सकता हूं, एडवाइस कर सकता हूं कि घर में रह करके कैसे पढ़ाई की जाती है। मैं पिछले 16 साल से इस टीचिंग लाइन में हूं, तो मुझे पता है कि बच्चों का क्या फीडबैक आता है, बच्चों में क्या वीकनेस होती है, क्या इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हाउ टू स्टडी एट होम में सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला है कि क्रिएट एकेडमिक इन्वायरमेंट एट होम। क्रिएट एकेडमिक इन्वायरमेंट एट होम का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि आप अगर घर में हैं तो आपके पास एक सेपरेटेड स्टडी रूम होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के घर में सेपरेट स्टडी रूम ना हो, तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनके घर में सेपरेटेड स्टडी रूम नहीं है, तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने घर वालों से डिमांड करिए कि मुझे एक सेपरेटेड स्टडी रूम दें, प्रोवाइड करें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट पीसफुल है तभी आप बेहतर तरीके से घर में पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कोई हॉल है जहां पर सब कोई आते जाते हैं, वहां पर आपकी मम्मी है, पापा हैं, बगल में किचन रूम है, या कोई गेस्ट आ गए, तो वहां पर आप टीवी चल रहा है घर में, तो वहां पर या बच्चे आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, वहां कुछ खेल कूद रहे हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई घर में बहुत बेहतर तरीके से हो, उसके लिए आपको एक स्टडी रूम में ही पढ़ाई करनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर नहीं है
तो आप अपने घर वालों को बोलिए कि स्टडी रूम आपके लिए एक बनवाएं, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए स्टडी रूम में कैसे होना चाहिए। स्टडी रूम जो है आपका वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप अच्छे से बैठ करके पढ़ाई कर सकें, और वो आपका जो स्टडी रूम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और स्टडी रूम के साथ अगर अटैच्ड बाथरूम है तो सबसे बेस्ट रहेगा, अगर अटैच्ड बाथरूम अगर स्टडी रूम के साथ ही, ताकि मैं चाहता हूं कि आपको बाहर जाना ना पड़े टॉयलेट के लिए, आपको बाहर अपने स्टडी रूम से बाहर जाना ना पड़े, आप वहीं पर ही अपने आप को केंद्रित कर सके, सेंटर्ड कर सके। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्टडी रूम होना चाहिए सेपरेटेड स्टडी रूम, अटैच्ड बाथरूम, नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल इन्वायरमेंट। और क्या होना चाहिए, अगर एसी है तो ठीक है, अगर एसी नहीं है तो एक अच्छी क्वालिटी की फैन होना चाहिए जिसका स्पीड अच्छा हो, क्लियर है। और उसके बाद गुड क्वालिटी का लाइट होना चाहिए। आजकल वैसे क्या है, एलईडी का जमाना है, तो एलईडी होना चाहिए, मतलब कि आपकी स्टडी रूम में पर्याप्त मात्रा में लाइट आना चाहिए, क्लियर है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आपको जल्दी चश्मा लग जाए, ठीक है, क्लियर है, तो कि वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आ जाता है अगर चश्मा लग जाता है तो मैं ये चाहता हूं कि पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर लाइटनिंग में आपको स्टडी करना है। तो एक बार आप देख लेंगे कि आपको अपने हिसाब से एक एलईडी लगाना है, 2 एलईडी लगाना है, 3 एलईडी लगाना है, कि 4 एलईडी होना चाहिए आपके रूम में, वो डिपेंड करता है आपके आंखों के पावर पर। समझ में आ गया। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि आपको कितना लाइट लगेगा अपने स्टडी रूम में। उसके बाद क्या होना चाहिए, टेबल चेयर में, आपके स्टडी रूम में टेबल चेयर होना चाहिए। टेबल चेयर में बैठ करके ही आपको पढ़ाई करना है, समझ में आ गया। और राइट पोस्चर होना चाहिए, आपका जो पोस्चर होना चाहिए एकदम सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं वो लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं, बिस्तर में लेट जाएंगे, वहां पढ़ाई करेंगे, तकिए को रख लेंगे, तकिए के ऊपर में लिखते हुए पढ़ाई करेंगे, तो ये सब बैड हैबिट्स है। इसमें आपका कंसंट्रेशन और जो इफेक्टिवनेस आना चाहिए पढ़ाई का वो नहीं आ पाता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग लेटे लेटे नहीं पढ़ेंगे, पलंग में नहीं पढ़ेंगे, सोफा में नहीं पढ़ना है, हमेशा टेबल चेयर में बैठ करके ही पढ़ाई करना है, विद प्रॉपर पोस्चर के साथ, प्रॉपर सीटिंग हैबिट के साथ। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, तभी आपका जो आउटपुट है पढ़ाई का वो आएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, क्लियर है। और उसके बाद आपको मैं क्या बोला हूं, एक आप बॉटल रखिए बगल में, जब पानी प्यास लगे आप बीच बीच में पानी पीते रहिए, उठना नहीं है अपनी जगह से, अपने आप को क्या बोलते हैं हैबिचुअल बनाना है टेबल चेयर में बैठने का। अगर आप में हैबिट नहीं है तो थोड़ा सा हैबिट को आप थोड़ा सुधारिए। किसी भी हैबिट को मेंटेन करने के लिए हमें 21 डेज लगता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आप 20 दिन 20-25 दिन अगर आप टेबल चेयर में बैठने के अपने आप को हैबिचुअल बनाएंगे तो आपकी आदत बन जाएगी टेबल चेयर में बैठने की। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये था पहला कि एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसे आपको क्रिएट करना है और अपने जगह से नहीं उठना है। टॉयलेट आएगा तो अटैच्ड बाथरूम बोला हूं मैं, पानी प्यास लगा तो आपके पास बॉटल होना चाहिए। क्लियर है। हाँ, उसके बाद जो ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि हैव ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और मेंटली प्रिपेयर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या होता है, कई बच्चे मुझे शिकायत करते कि सर हम नहीं बैठ पाते, हमको पढ़ने का मन नहीं लगता। तो देखो ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम है। मतलब देखिए पढ़ना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो भाई, मार्केट में कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, ये कोई ऐसा दवाई नहीं है जिसको आप खा करके आपका मन करे कि मेरा पढ़ाई में मन लगेगा। ऐसा अभी तक मार्केट में कोई ऐसा मेडिसिन नहीं आया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा अपना विल पावर जो है ना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नहीं यार मेरे को पढ़ना है मतलब पढ़ना है। क्लियर है। इस तरीके से आपको
एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मेरे को पढ़ना है, आज पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ये अपने लिए पढ़ाई करना है। ये आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करना पड़ेगा और आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे एक जगह टिक करके बैठ नहीं पाते। कभी 5 मिनट हुआ फिर उठ जाएंगे, फिर 10 मिनट हुआ आकर के बैठेंगे वापस, फिर तो ये क्या होता है, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सब क्वालिटीज आपको एक दिन में नहीं होगा डेवलप, ये आपको लगातार करना पड़ेगा, अपने अंदर हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर का, पेशेंस का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, मतलब कि मैं पढ़ सकती हूं, मैं कुछ कर सकती हूं, या मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ पढ़ सकता हूं। ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। क्लियर है? अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा ना तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद बोला हूं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होता है, बच्चे लोगों को मैं देखता हूं, आज तो पढ़ेंगे, फिर कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आप ऐसा रूटीन डेवलप करते हैं, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर वैसा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप रोज पढ़ने की आदत डालिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर कि मेरे को यार रोज पढ़ाई करना है। अगर बहुत ही कुछ इमरजेंसी काम आ गया जहां पर आपको जाना जरूरी है तो बात समझ में आती है। बाकी ऐसे केस में जहां पर आपका जाना जरूरी नहीं है तो वहां पर आप मत जाइए, आप पढ़ाई करिए। आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली रूटीन में पढ़ाई करना है। उसके बाद मेंटली प्रिपेयर्ड। हाँ, मेंटली प्रिपेयर्ड का मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे कि हमारी यूट्यूब में वीडियोस हम डालते रहते हैं, क्लास 9 के लिए डालते हैं वीडियोस, क्लास 10 का डलता है, क्लास 11 का डलता है, क्लास 12 का डलता है। तो इसका मतलब क्या है, मेंटली प्रिपेयर्ड का मतलब क्या हो, जैसे अगर आपको वीडियोस से पढ़ाई करना है, सपोज हमारे वीडियो से आपको पढ़ाई करना चाहते हैं आप, तो देखिए कि ये YouTube में कितने घंटे का वीडियो है, उतने घंटे आप टाइम निकालिए अपने 24 आवर्स में, और उतना टाइम मेंटली प्रिपेयर होगी, मेरे को उतना टाइम वीडियोस देखना है, पढ़ना है, सर का लेक्चर अटेंड करना है, सर का वीडियोस देखना है, नोट्स बनाना है। तो इस तरीके से क्या है, आपको मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। और सेल्फ स्टडी भी आप मतलब सेल्फ स्टडी के लिए भी कि मेरे को भाई कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे कि 1 घंटे, जो भी आपकी अभी कैपेसिटी स्टार्टिंग में है, तो उतना आपको मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। समझ में आ गया? जब तक आप इस तरीके से अपना अंदर स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना नहीं पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से, और ये अल्टीमेटली आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी का रिजल्ट, आप जिस भी अभी क्लास में हैं और जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, चाहे स्कूल लेवल का एग्जाम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैं ये चाहता हूं कि आपका एग्जामिनेशन में वो इफेक्टिवनेस आए, वो आपका एक्यूरेसी आए, और वो तभी आएगा जब ये सब चीज जो हैबिट है, ये आपको ये जो स्किल है वो डेवलप करना पड़ेगा। अगर है तो स्ट्रॉन्ग विल पावर बोला हूं मैं, पेशेंस बोला हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला हूं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है, और मेंटली प्रिपरेशन के साथ आपको पढ़ाई करना है। क्लियर हो गया ये सेकंड पॉइंट। अब बोलो थर्ड पॉइंट, टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करना है। मतलब जैसे कि आप जो है ना एक टाइम टेबल बनाइए। अब देखिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्लास में हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई ना कोई अपने सिटी में कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन किए होंगे, और उसके बाद आपको स्कूल के एक अलग प्रेशर रहता होगा, ठीक है, कि स्कूल की भी आपको पढ़ाई अटेंड करनी है, उसके बाद आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी पढ़ाई अटेंड करनी है, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। तो आप ना एक टाइम टेबल बनाइए। देखिए, आपका क्या रूटीन है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जितने बच्चे होंगे सभी बच्चों का टाइम टेबल अलग बनेगा, क्योंकि हर बच्चे की स्कूल के टाइमिंग अलग होती है, हर बच्चे का कोचिंग का टाइमिंग अलग होता है, हर बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि मैं कितने बजे उठता हूं, कितने बजे उठती हूं,
उसके बाद कितने बजे मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल की क्लास अटेंड करती हूँ, उसके बाद मैं कितने बजे लंच लेती हूँ, जो भी आपका ब्रेकफास्ट लंच, और उसके बाद मुझे कितने टाइम मिलता है उसके बाद रिलैक्स होने का, फिर मैं कितने टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहाँ की जो क्लासेस है उसको अटेंड करती हूँ, उसके बाद मुझे कितना समय लगता है आने के बाद। तो ये सब चीजें आपको ना ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं। जैसे आप मेरे को बोलोगे कि प्रमोद सर आप टाइम टेबल हमारे लिए बना दीजिए, तो वो तो गलत हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता, आपको खुद अपने लिए टाइम टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आप लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है। क्लियर है? मैं अपने लिए टाइम टेबल बना सकता हूं, क्योंकि मुझे अपना लाइफ स्टाइल पता है, मैं कितने बजे उठता हूं, कितने बजे मेरी पहली क्लासेस रहती है, ठीक है, मेरे कितने बजे ब्रेकफास्ट होता है, मेरे कितने बजे लंच होता है, कितने बजे स्नैक्स में लेता हूं, शाम को मैं कितने बजे, फिर मेरी क्या क्या कैसे कैसे क्लासेस रहती है सभी क्लासेस के लिए, उसके बाद मैं कितने बजे डिनर लेता हूं, फिर मैं कितने बजे सोता हूं। तो मेरा लाइफ स्टाइल अलग है, तो मैं अपने लिए टाइम टेबल बना सकता हूं, आपको अपने लिए टाइम टेबल बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो आप एक टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करिए। क्लियर है? टाइम टेबल आपको होना चाहिए। हाँ, तो इसमें मैं टोटल जो है ना 4 कैटेगरी में टाइम टेबल को डिवाइड करूंगा। जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनके लिए अलग टाइम टेबल, मतलब कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, और 9, 10 के लिए एक अलग रूटीन, कितने घंटे पढ़ना चाहिए उसकी बात कर रहा हूं मैं। 11, 12 के लिए कितने घंटे पढ़ना है, और जो ड्रॉपर बैच है, मतलब आफ्टर 12 के बाद जो आईआईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो पढ़ने का जो तरीका है, मतलब कितने घंटे वो देना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। यहां पर मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। आपने टाइम टेबल बना लिया, तो टाइम टेबल के बाद कितने घंटे सेल्फ स्टडी करना है, तो वो आप सुन लीजिए। जो बच्चे 6, 7, 8 में हैं, तो देखिए मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मेन सब्जेक्ट्स में जैसे 6, 7, 8 के लिए मेन सब्जेक्ट्स क्या होता है? मैथ्स होता है, साइंस होता है, एसएसटी होता है। मैं अभी हिंदी की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं जो मेन सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें कैसे करना है? जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 में हैं उनको मेरे हिसाब से इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 घंटे मैथ्स को देना चाहिए, 1 घंटे सेल्फ स्टडी मैथ्स, दूसरा 1 घंटे साइंस के लिए सेल्फ स्टडी, और 1 घंटे सोशल साइंस के लिए सेल्फ स्टडी करना है। और वही 9th और 10th के लिए, तो जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ाई करना है उनको 1.5 घंटा मैथ सब्जेक्ट को देना चाहिए, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। 1.5 घंटा साइंस को देना चाहिए और 1.5 घंटा एसएसटी को देना चाहिए। क्लियर है? और जो बच्चे 11, 12 में हैं उनको फिजिक्स को 2 घंटा सेल्फ स्टडी, केमिस्ट्री को 2 घंटा और मैथ्स को 2 घंटा। अगर कोई स्टूडेंट बायो लिया है तो फिजिक्स के लिए 2 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटा, बायो के लिए 2 घंटा। क्लियर है? और जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिनका मतलब जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको पर सब्जेक्ट 2.5 घंटा सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। मींस 2.5 घंटा आप फिजिक्स कर सकते हैं, 2.5 घंटा केमिस्ट्री, 2.5 घंटा मैथ्स या 2.5 घंटा बायो। क्लियर है? आप जो भी लिए हैं सब्जेक्ट्स या जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये हो गया सेल्फ स्टडी। अब देखिए सेल्फ स्टडी का मतलब बच्चे थोड़ा गलत ले लेते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। क्लियर? कॉपी कंप्लीट नहीं करना है। सेल्फ स्टडी में कॉपी कंप्लीट करने नहीं आता। मतलब कि आप कोई क्या होता है कि अपने दोस्त का कॉपी ले लिए या क्या कर रहे हैं, अब उसको उतार रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये जो है ना सेल्फ स्टडी में नहीं आता। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप जो है ना, मतलब सेल्फ स्टडी का मतलब क्या, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन आप जो है ना उसको समझ रहे हैं, तो ये होता है सेल्फ स्टडी। देखिए क्या होता है, तो सेल्फ स्टडी कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि कोई भी एक टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, सपोज कोई भी एक टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास ये एक टेक्स्ट बुक है। क्लियर है? तो सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप मैथ्स की बुक निकालें, ठीक है, ये कोई भी क्लास का हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या ड्रॉपर। तो सपोज आप मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकालें। अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो क्या है, एक बार आपको रीड करना है। वो जो चैप्टर जो आप करने वाले हैं ना, तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये रहते हैं,
उसको आपको रीड करना है। तो रीड कैसे करते हैं, कई सारे बच्चे देखिए ऐसा पढ़ पढ़ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आपको ना बिना मुंह का यूज किए, मतलब शट योर माउथ, माउथ को आप यूज नहीं करना है, आपको ब्रेन से पढ़ाई करनी बोला हूं। क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ते हो ना, मुंह से पढ़ते हो ना, तो ब्रेन का कोई यूज नहीं हो रहा है, आप तो ब्रेन को तो एक्सरसाइज करवा ही नहीं रहे हो आप। देखिए पढ़ पढ़ के उनको बोलना चाहिए, मतलब पढ़ पढ़ के उनको स्टडी करना चाहिए जिनको प्रोनाउंसिएशन या बोलने की दिक्कत होती है, जिनको ऑलरेडी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, उनको माइंड से पढ़ने बोला हूं, एकदम साइलेंटली माइंड से पढ़ना है। जैसे ये बुक है तो एकदम बिना आवाज की आप माइंड से रीड करिए, क्लियर है, माइंड से रीड करने बोला हूं। ऐसा नहीं कि सेट बिल्डर मेथड, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, ये पूरा गलत तरीका है। इसमें क्या है, आप मुंह की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, माउथ की एक्सरसाइज करा रहे हैं, बोलने की एक्सरसाइज हो रही है इसमें आपका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप जितना कम बोलेंगे ना, और जितना कम बोल करके माइंड से पढ़ेंगे ना, माइंड से रीड करेंगे ना, उतना आपका माइंड जो है ना डेवलप होगा, क्योंकि माइंड को आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पढ़ने का तरीका कैसे बोला मैं आपको, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको रीड करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, पहले उसको आप रीड करिए माइंड के थ्रू। आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, और एक अच्छी क्वालिटी की, मोटी बड़ी लंबी चौड़ी, एक अच्छी क्वालिटी की क्या होनी चाहिए आपके पास, नोटबुक होना चाहिए, जिसमें कि आप रिटन नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, क्लियर है। तो सेल्फ स्टडी में क्या करना है, आपके पास पेंसिल होना चाहिए, और जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं घर में, तो आप पेंसिल लीजिए और पेंसिल से बकायदा अंडरलाइन करते हुए माइंड से रीड करने बोला हूं। और ऐसा कोई वर्ड जो आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है उसको अंडरलाइन करिए, और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज का मीनिंग मुझे क्लियर नहीं है, उसको भी अंडरलाइन करिए। मतलब आपको दो चीज में अंडरलाइन करने बोला हूं, एक ऐसा वर्ड, जैसे कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता है उसको आप अंडरलाइन करिए, और जिसका आपको मीनिंग पता नहीं है उसको आप अंडरलाइन करिए। जब पूरे चैप्टर को आप पूरा पेंसिल के थ्रू अंडरलाइन करते हुए और माइंड से पढ़ेंगे, तो आपके पास क्या एक लिस्ट तैयार होगी, ऐसे वर्ड्स की लिस्ट तैयार होगी आपके पास। एक पूरे जब चैप्टर पढ़ेंगे, आपको सिर्फ मैं रीड करने बोला हूं, अभी मैं समझने के लिए नहीं बोला हूं, अभी तो मैं सिर्फ रीड करने बोला हूं। तो उसमें क्या करना है, जब आप पूरे चैप्टर को रीड करेंगे ना, तो आपको एक कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स मिलेगा, ऐसे कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स मिलेगा जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता और जिसका आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता, तो उसको आप कॉपी में बकायदा नोट डाउन करिए, और उसका प्रोनाउंसिएशन आप या तो अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए जब भी आप जाएंगे उनके पास पढ़ने के लिए, या फिर आप जो है इंटरनेट का यूज कर सकते हैं कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। देखो क्या होता है, जब उस वर्ड को आप टाइप करेंगे मतलब कि इंटरनेट में सर्च करेंगे, तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे। तो आपको ये देखना है कि उस वर्ड का उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या मीनिंग है, ये आपको ढूंढना आना चाहिए, क्लियर है। तो जब आपको पूरे चैप्टर का हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया, वर्ड मीनिंग क्लियर होगा, अब आपको क्या करना है, समझना है चैप्टर्स को। तो आपको देखिए ऑलरेडी वो चैप्टर मेरे ख्याल से हो गया होगा आपके स्कूल में, या हो गया होगा आपके कोचिंग सेंटर में। तो क्या है, आपको फिर समझना है कि सर ने क्या पढ़ाया था, मैम ने क्या पढ़ाया था। फिर आपको दोबारा क्या करना है, दोबारा ब्लू पेन, एक बार तो पेंसिल बोला हूं मैं, फिर ब्लू पेन का यूज करके आप बकायदा जो है ना उसका नोट्स रेडी करिए अपने कॉपी में, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, क्लियर है। तो आपको क्या करने बोला हूं मैं, नोट्स रेडी करिए। और नोट्स कैसे बनाते हैं इसका मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसके पहले वाले वीडियोस में मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नोट्स आपको पूरा पॉइंट वाइज, टू द पॉइंट, ब्रीफ, प्रिसाइज, एक्यूरेट, एक्यूरेसी के साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तो अपने नोट्स से आपको रिवीजन करना है,
पूरा एंटायर चैप्टर पढ़ने की वापस से आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास एग्जाम आने को रहेगा तो उस समय जो भी गैप मिलेगा उस गैप में आप पूरे एंटायर बुक को नहीं पढ़ सकते, आपको अपना नोट से ही आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि सेल्फ स्टडी जो है ना आप अपने नोट से करेंगे, जो भी आप नोट्स बनाते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं। और वो कॉपी नहीं घूमना चाहिए, आपके पास ही रहना चाहिए। मैं ये बहुत सुनता हूं बच्चों से कि सर मेरी कॉपी मिसप्लेस हो गई, फिर वो बच्चे को डबल मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि वो जो नोट्स आप बनाते हैं इतना मेहनत करके, टू द पॉइंट लिख करके, उस कॉपी को, उस नोटबुक को आप संभाल के रखिए पूरे अपने जब तक कि रिजल्ट नहीं आते आपके क्लास का या एग्जाम का, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उस नोटबुक को आप संभाल करके रखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो मैं क्या बोला हूं, सेल्फ स्टडी आपको पेंसिल का यूज करके, ब्लू पेन का यूज करके, उसके बाद चाहो तो ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो, रेड पेन भी यूज कर सकते हो, और मार्कर या इस जो आता है ना हाइलाइटर, वो भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो मैं क्या बोला, जो बच्चे 6, 7, 8 के हैं उनको पर सब्जेक्ट को 1 घंटे देना है, ये आपका होना चाहिए। अगर अभी आपकी हैबिट नहीं है तो उसको 20 दिन बाद या 1 महीने बाद वो हैबिट लाइए कि मेरे को 1 घंटे मैथ्स को देना है, 1 घंटे साइंस को देना है, 1 घंटे एसएसटी को देना है। ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, उसमें आप जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये नहीं आपको क्या बोलते हैं होमवर्क करने बोला हूं मैं, उसमें आपको स्टडी करने बोला हूं मैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने बोला हूं खुद से। समझ में आ गया? जैसे साइंस है तो साइंस का आप क्वेश्चन आंसर खुद से अगर बना रहे हैं तो सही है, कॉपी पेस्ट करके अगर आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सेल्फ स्टडी में नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो 6, 7, 8 के बच्चे 1 घंटा मैथ्स को दीजिए, 1 घंटे साइंस को दीजिए, 1 घंटे एसएसटी को दीजिए। क्लियर है? जो स्टूडेंट 9, 10 में पढ़ते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप 1.5 घंटे मैथ्स को आप दीजिए, 1.5 घंटा साइंस को और 1.5 घंटा एसएसटी को दीजिए आप। ये आपका रेगुलरिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बोला हूं मैं। ये डेली आपको 1.5 घंटा मैथ्स को, 1.5 घंटा साइंस को, 1.5 घंटा एसएसटी को सेल्फ स्टडी में देना है। और 11, 12 की स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, अगर आप पीसीएम लिए तो हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम 2 आवर्स फॉर फिजिक्स, 2 आवर्स फॉर केमिस्ट्री, 2 आवर्स फॉर मैथ्स। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो 2 आवर्स फॉर फिजिक्स, 2 आवर्स फॉर केमिस्ट्री, 2 आवर्स फॉर बायोलॉजी। ठीक है? और अगर आप ड्रॉपर हैं, 12th के बाद अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको मैं बोला हूं कि 2.5 घंटे का आपको क्या करना है कि आप 2.5 घंटे जो है पर सब्जेक्ट को देंगे, 2.5 घंटे मैथ्स को, 2.5 घंटे फिजिक्स को, 2.5 घंटे केमिस्ट्री को। अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो 2.5 घंटे फिजिक्स, 2.5 घंटे केमिस्ट्री और 2.5 घंटे बायोलॉजी को। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है, जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आपको मैंने बोला 3 घंटे पढ़ने के लिए, 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा एसएसटी। क्लियर है? तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो है ना आप 1 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कैपेसिटी है कि 1 घंटा मतलब 1 घंटा लगातार बिना ब्रेक करके आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप 1 घंटा मैथ्स पढ़े, फिर थोड़ा सा आप ब्रेक ले लिए 5-10 मिनट का, 10-15 मिनट का, मैक्सिमम 15 मिनट का ब्रेक, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, वो टाइम वेस्ट है। फिर 15 मिनट के बाद 15 मिनट का ज्यादा ब्रेक लेना मतलब टाइम वेस्ट लगता है। तो अब 1 घंटा आप मैथ्स पढ़े, उसके बाद आप चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं आप। ठीक है? उसके बाद फिर आप साइंस पढ़े, फिर उसके बाद एसएसटी पढ़े। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हैबिट में आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद 9, 10 के बच्चों को बोला हूं मैं कि 1.5 घंटा आप पढ़े, थोड़ा सा ब्रेक ले लिए, फिर 1.5 घंटा पढ़े, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिए, फिर 1.5 घंटा पढ़े, मैक्सिमम 15 मिनट का ब्रेक ले लिए। क्लियर है? तो ऐसा आपको एक स्लॉट में पढ़ने के लिए मैं बोला हूं। समझ में आ गया? क्लियर है? अब जैसे 11th और 12th वाले बच्चे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है ना 2 घंटा पढ़े, वो आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं आप। 11, 12 की बात कर रहा हूं। 2 घंटा आपने पढ़ाई किया,
तो या तो आप कैसे भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका टाइम टेबल कैसा है। इसीलिए मैंने बोला मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी स्कूल की क्या टाइमिंग है, आपकी कोचिंग की क्या टाइमिंग है, आपका पर्सनल टाइम टेबल, आपका पर्सनल लाइफ स्टाइल कैसा है, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप कैसे भी करके, जैसे 11-12 के बच्चे 2-2 घंटा आप दीजिए, चाहे वो एक बार में 2-2 घंटा करके देते हैं आप, चाहे वो ब्रेक लेकर के 2-2 घंटा करके देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मॉर्निंग में 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? ये टोटली 11-12 के बच्चों को मैं आप पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप थोड़े ज्यादा समझदार हो, तो ये चीज जो है ना आपको देखनी पड़ेगी कि 6 घंटा मतलब टोटल 6 घंटा हुआ, 6 घंटा मैं कैसे सब्जेक्ट्स को डेडिकेट के साथ सेल्फ स्टडी करूं। जो ड्रॉपर बैच है 2.5 घंटे में बोला हूं, 2.5 घंटा, तो ये आप तो ऐसा कर सकते हैं, एक स्लॉट में 2.5 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए आप, उसके बाद फिर 2.5 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर 2.5 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए। इसमें मुझे ये नहीं पता आप लोगों की, आप लोग कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, कितने बजे लंच करते हो, कितने बजे स्नैक लेते हो, कितने बजे डिनर करते हो। तो मैं ये चाहता हूं कि टाइम टेबल आप ऐसा बनाएं जिससे कि आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग ना बिगड़े, आपका लंच का टाइमिंग ना बिगड़े, आपका स्नैक्स का टाइमिंग ना बिगड़े, और आपका जो डिनर का टाइमिंग है वो कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब खाना पीना अपनी जगह है, सेल्फ स्टडी करना अपनी जगह है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। क्लियर हो गया? दोनों अलग अलग चीज है। आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने वही बोला है कि हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, अगर आपका माइंड अच्छा है तो आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत जबरदस्त होगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? और वही खाने बोला हूं, खाना खाने में जो आपकी बॉडी को सूट करे। ये चीज मैं हर बच्चों को बोलता हूं कि आपको वही ब्रेकफास्ट करना चाहिए, वही लंच करना चाहिए, वही स्नैक करना चाहिए, वही डिनर करना चाहिए जो आपके बॉडी को सूट करे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोद सर ब्रेकफास्ट में ये करते हैं, पोहा खाते हैं, तो आप भी पोहा खाओ। पोहा तभी खाओ जब आपकी बॉडी को सूट करे। अगर मैं लंच में करेले की सब्जी खा रहा हूं तो क्या आपको करेले की सब्जी सूट करती है क्या, वो देखना है। ऐसा नहीं कि प्रमोद सर जो खाना खा रहे हैं वही खाना आपको भी खाना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपकी बॉडी क्या सपोर्ट करती है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने बॉडी को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? वही खाना खाएंगे जो आपके बॉडी को सूट करता है। अगर आपको मिल्क सूट करता है तो मिल्क पीजिए, मिल्क सूट नहीं करता तो मिल्क मत पीजिए। अगर आपको दही खाना पसंद है तो दही खाइए, अगर दही आपको सूट नहीं करता तो दही मत खाइए। समझ में आ गया? सो हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। समझ में आया? क्लियर है? तो वही मैं बोल रहा हूं कि टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है जिससे कि आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका स्नैक और आपका डिनर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से आपको करना है कि भाई ब्रेकफास्ट की क्या टाइमिंग है वो आपको पता है, उसी टाइम में ब्रेकफास्ट करना। लंच कितने बजे आप लोग करते हो, लंच उसी टाइम में करना। स्नैक कितने बजे करते हो उतनी समय करना, और डिनर कितने बजे करते हो उतने बजे करना। ऐसा नहीं कि डिनर के समय सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लंच के समय सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या जिस समय सेल्फ स्टडी करना चाहिए उस समय लंच कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब अपनी जगह है, सेल्फ स्टडी अपनी जगह है। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया है 6, 7, 8 वालों को टोटल आपको 3 घंटे इन्वेस्ट करना है, 3 घंटे इन्वेस्ट करना है, मैथ्स के लिए 1 घंटा, साइंस के लिए 1 घंटा, एसएसटी के लिए 1 घंटा। 9, 10 के बच्चों को बोला हूं टोटल कितने हो गया, 3 घंटा और 4.5 घंटे इन्वेस्ट करना है मैथ, साइंस, एसएसटी के लिए। और वो कैसे इन्वेस्ट करना है आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपने टाइम टेबल खुद बनाने की जरूरत है। उसके बाद 11, 12 को बोला हूं 6 घंटे आपको डेली इन्वेस्ट करना है सेल्फ स्टडी में। तो क्या करना है, अब वो 6 घंटा कैसे इन्वेस्ट करना है वो आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद जो ड्रॉपर बैच है
ढाई घंटा 5 और 2 7.5 घंटा। तो 7.5 घंटा आपको मैं बोला हूं मिनिमम, ये सब मिनिमम है ना, ये सब मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट बोला हूं। मैक्सिमम तो आपको आपकी बॉडी कितना सपोर्ट करती है उस पर डिपेंड करता है। आप इसको डबल भी कर सकते हो, इसका डबल कर सकते हो, इसको भी डबल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड द बायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ योर बॉडी। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ड्रॉपर बच्चे अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से पढ़ना है। और ये मिनिमम बोला हूं, 6वीं 7वीं 8वीं को मिनिमम 3 घंटा, 9, 10 के बच्चों को मिनिमम 4.5 घंटा, 11, 12 के बच्चों को मिनिमम 6 घंटा, और जो ड्रॉपर के बैच है उनको मिनिमम 7.5 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करना है। स्ट्रॉन्ग विल पावर बोला हूं मैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर होना चाहिए कि मेरे को ये टारगेट दिया गया है, मतलब 3 घंटा पढ़ना है, मतलब 3 घंटा पढ़ना है, 4.5 घंटा पढ़ना है, मतलब 4.5 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है, मतलब 6 घंटा पढ़ना है, 7.5 घंटा पढ़ना है, मतलब 7.5 घंटा पढ़ना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये था टाइम टेबल के बारे में, सेल्फ स्टडी के बारे में। उसके बाद 4th पॉइंट क्या है, डू नॉट स्टडी विथ फ्रेंड ऑन द सेम टेबल। जैसे क्या होता है, घर में आपको कोई फ्रेंड आएगा, तो क्या होता है, अगर आप सेम टेबल चेयर में अपने फ्रेंड के साथ अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्या होगी, वहां पर मस्ती होगी, या कुछ इधर उधर की बातें होंगी, कुछ फिल्म की बातें होंगी, कुछ गपशप होंगी, अपने घर के बारे में बताओगे, अपने कहाँ घूमने गए थे उसके बारे में बताओगे, क्या स्टडी मतलब टूर होगी उसके बारे में बताओगे, हॉलीडे कहाँ जाएंगे उसके बारे में बातचीत होगी। मतलब क्या होगा, सिर्फ आप लोग बातचीत करोगे, पढ़ाई होगी नहीं। समझ में आ गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप सेम स्टडी टेबल में 2 दोस्त मिल करके नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्टडी रूम में आपका सपोज फ्रेंड आया पढ़ने के लिए, तो सपोज आपके घर में 2 स्टडी टेबल है, तो ऐसा करो कि आपका बैक फेस होना चाहिए। बैक फेस का मतलब, जैसे अगर मैं इधर पढ़ रहा हूं तो मेरा जो फ्रेंड है ना उसका ऐसा होना चाहिए, बैक फेस। क्लियर है। तो इस तरीके, मतलब आमने सामने आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अगर आप एक ही रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड भी आ गया आपके घर आपके साथ पढ़ने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि टेबल चेयर ऐसा होना चाहिए कि बैक फेस होना चाहिए आपका, इस तरीके से। फ्रंट फेस में नहीं पढ़ सकते, फिर आप लोग देखा देखी करेंगे, फिर मौज मस्ती होगी। क्लियर है। तो पढ़ाई आप लोगों का डिस्टर्ब होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, अगर आपको कोई फ्रेंड आपकी स्टडी रूम में आता है पढ़ने के लिए, तो बैक फेस होना चाहिए इस तरीके से, ताकि आप लोग एक दूसरे का फेस ना देख सको और साइलेंटली पढ़ाई करो। क्लियर हो गया। उसके बाद डिस्कस डाउट्स विथ टाइम लिमिट। जैसे कि अगर आपको कोई फ्रेंड आपके घर आता है स्टडी करने के लिए, तो आप लोग एक प्रॉपर एजेंडा के साथ, एक प्रॉपर टाइम लिमिट के साथ डिस्कस करिए अपने डाउट्स को, जो भी आपको समझना है। एक ऐसा नहीं कि हम मतलब कि अनलिमिटेड टाइम डिस्कस कर रहे नहीं, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि यार इतने टाइम तक ही हम डिस्कस करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए फिर अपन नेक्स्ट दिन भी कर सकते हैं ऐसा। जैसे मान लीजिए अपने को 1.5 घंटे का डिस्कशन करना है और हमारा 1.5 घंटे में कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम नेक्स्ट डे का प्लान कर लेंगे। क्लियर है। तो मैं क्या बोला हूं, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ आपको अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है, टाइम लिमिट के साथ जो भी डाउट्स है उसको डिस्कस करने बोला हूं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये था आपका कौन सा पॉइंट, 4th पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट हो गया, डिस्कस डाउट्स विद टाइम लिमिट। समझ में आ गया। उसके बाद डोंट रिपीट सेम थिंग अगेन एंड अगेन अनलेस और अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। क्या होता है, बच्चे उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो गया या आपको समझ में आ गया, तो दोबारा उसी को बार बार आप मत पढ़िए, क्योंकि क्या होगा, अगर आपको भाई 12 तक टेबल आता है, ठीक है, तो उसी को बार बार आप 12 को रिपीट मत करिए टेबल। आप 13 का टेबल सीखिए, 14 का टेबल सीखिए, 15 का टेबल सीखिए, क्योंकि आप जब तक ना उसी को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका जो ग्रोइंग कर्व है या लर्निंग कर्व है
वो रुक जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जब तक वो रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने यहां पर लिखा है कि डोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अनलेस और अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो जरूरत ना हो तब तक आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आपने एक बार पढ़ा तो हो सकता है उसमें कि आपको सपोज 5 चीजें याद हुई, 5 चीजें याद नहीं हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड टाइम उसको पढ़े तो हो सकता है कि हर चीज आपको इंसर्ट नहीं होगा हमारे माइंड में। ये जरूरी नहीं है कि हर बार मतलब पूरा 100% आपके मेमोराइज हो जाए, आपके ब्रेन में वो फिट हो जाए कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी कॉन्सेप्ट। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा काम नहीं करता है। क्लियर है? हम कुछ ना कुछ चीजें भूलेंगे जरूर। समझ में आ गया? तो उतना आपको लोड लेकर के पढ़ाई नहीं करना है। समझ में आ गया? आप आगे बढ़िए। क्लियर है? ठीक है, याद नहीं हो पा रहा है जो भी डेटा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लीव दैट कॉन्सेप्ट। इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए आपके साथ। भाई अगर सपोज आपके किसी चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट है और आपको 8 कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, 9 और 10 समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है 9 और 10 समझने की पूरा। भाई आपने कोशिश किया, मेहनत किया, कोई टीचर आपको समझाया, तो जरूरी नहीं कि कोई टीचर आपको समझाए तो हर चीज समझ में भी आए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कुछ चीजें पर हमारा जो ब्रेन है उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। समझ में आ गया? हर चीज हम हर चीज नहीं समझ सकते, कुछ चीजें समझेंगे, कुछ चीजें भूल जाएंगे। समझ में आ गया? तो हमारा ब्रेन ऐसा, इसमें मैक्रो प्रोग्रामिंग इस तरीके से हमारा ब्रेन में हुआ है कि हम हर चीज को याद नहीं कर सकते, कुछ चीजों को याद कर सकते हैं, कुछ चीजों को समझ सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं उसको समझिए, कुछ कॉन्सेप्ट को अगर याद कर सकते हैं आप उसको याद करिए। क्लियर है? और ज्यादा आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा ये चैप्टर नहीं हो पा रहा है, ऐसा है। तो इसीलिए मैंने बोला हूं कि डोंट रिपीट सेम थिंग अगेन एंड अगेन अनलेस और अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। अगर जरूरत है तो ठीक है, जरूरत नहीं है तो उसको आप छोड़िए, आगे बढ़िए। समझ में आ गया? अपने को रुकना नहीं है, अपने को आगे बढ़ना है। मतलब चैप्टर 1 भी कंप्लीट करना है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट करना है, चैप्टर 3 भी कंप्लीट करना है, चैप्टर 4 भी कंप्लीट करना है, चैप्टर 5 भी कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि रुकना नहीं है। आ रहा है समझ में? आपको रुकने के लिए मैं मना किया हूं, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। समझ में आ गया? तभी आपका जो ग्रोइंग कैपेसिटी है, ग्रोइंग कर्व है, आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ते जाएगा। आपको स्टक होने के लिए नहीं बोला हूं मैं। समझ में आ गया? ठीक है? हाँ, उसके बाद डेवलप स्ट्रगलिंग एटीट्यूड, सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, नो चीटिंग। देखिए एक चीज मैंने देखा है, जैसे मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि कोई बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आता है, चाहे वो क्लास 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, या कोई ड्रॉपर बैच का कोई स्टूडेंट हो, अगर मेरे यहाँ पढ़ने आता है तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसको मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, समझाता हूँ, फिर क्वेश्चंस बच्चों को क्लास में करवाता हूं। उसके बाद मैं उस टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया है 1.5 घंटे, जैसे हम क्या करते हैं 1.5 घंटे क्लास लेते हैं, तो 1.5 घंटे में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस पर बेस में बच्चों को क्या करता हूं, होमवर्क देता हूं। तो देखिए मैं बहुत बार देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करके मेरे को होमवर्क दिखाते हैं। दैट इज, आप क्या है अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। मेरे को इंप्रेस करने के लिए कि नहीं प्रमोद सर ने होमवर्क दिया है तो ये हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मेरे को इंप्रेस करने के लिए आप पढ़ाई मत करिए। अपने नॉलेज के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको किसी एग्जाम में फाइट करना है, आपको कुछ अच्छा अचीव करना है लाइफ में, उसके लिए आपको पढ़ाई करना है। समझ में आ गया? तो क्या है कि बोला हूं मैं, अगर आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है, चाहे कोई स्कूल की तरफ से होमवर्क मिले, चाहे आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, जिस भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई करते हैं या जिस भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वहां से आपको होमवर्क मिलेगा, तो उस होमवर्क को खुद से सॉल्व करने की हैबिट डालिए। अगर नहीं बनता है तो चीटिंग मत करिए, किसी रेफरेंस बुक से, किसी गाइड से, या गूगल से सर्च करके, या अपने भैया से पूछ करके, या अपनी दीदी से पूछ करके, या अपने मम्मी पापा से पूछ करके, या किसी भी अपने घर में जो भी कोई रिलेटिव्स हैं, जो कुछ भी हो,
किसी से पूछना नहीं है, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए आप। जो भी आपको, जैसे जिस भी सब्जेक्ट टीचर में जिस भी सब्जेक्ट का आपको होमवर्क मिला है उसी सब्जेक्ट टीचर से आप अपना क्वेश्चन पूछिए, किसी दूसरे को क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि वही आपको अच्छे से समझा सकता है। आपने क्लास में क्या, उन्होंने क्या पढ़ाया था, उस टीचर ने क्या पढ़ाया था, आप दोनों के बीच ट्यूनिंग कैसी है, तो वो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। क्लियर है? तो मैं यही बोलता हूं कि डेवलप स्ट्रगलिंग एटीट्यूड। पहले तो जैसे कोई भी होमवर्क मिलता है आपको तो खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है डेवलप स्ट्रगलिंग एटीट्यूड, मतलब खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले दिन उसका जो भी प्रॉब्लम है, आपको कहां पर दिक्कत हो रही है, कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है, या फिर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, जो कुछ भी दिक्कत है अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करिए कि सर आपने ये होमवर्क दिया था, हमसे बना नहीं, समझ में आ गया। लेकिन चीटिंग करके होमवर्क नहीं करना या चीटिंग करके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना। जैसे आप एग्जाम्पल भी बनाते हो, जैसे कोई क्वेश्चन है, उसका वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसका पूरा सॉल्यूशन दिख गया है, तो आप सॉल्यूशन को देख करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, समझ में आ गया। कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, और आपका आंसर और बुक का आंसर बस मैच होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुक में अलग मेथड हो सकता है, आपका माइंड अलग मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कोई क्वेश्चन को एक ही तरीका नहीं होता सॉल्व करने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि आपको बुकिश मेथड ही सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? कोशिश करो कि सर ने क्या पढ़ाया है क्लास में और आपने क्या समझा है, दोनों को मिक्स करके अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है, आपको उदास नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। नहीं बनता कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन अपने सब्जेक्टिव टीचर के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करिए कि सर ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहा है, प्लीज मुझे बताइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? ये कोई टीचर आपको नहीं पूछेगा कि बेटा बताओ डाउट क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे को क्या डाउट है, उस डाउट को क्लियर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बिना झिझक, बिना शर्माए, मतलब आपके अंदर की जो शर्म है, आपके अंदर की जो शाइनेस है, उसको आपको हटाना पड़ेगा और खुल करके अपने टीचर के साथ आप बात करना सीखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना सीखिए। जब तक आप अपने टीचर के साथ बात नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर करेंगे, वो टीचर कैसे आपको समझ पाएगा और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता पाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप जो है ना स्ट्रगलिंग एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करिए। ये लाइफ में आपको, अगर आपके अंदर स्ट्रगलिंग एटीट्यूड है तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का एक नजरिया है, एक एटीट्यूड है आपका, वो सोचने का जो तरीका है वो बदल जाएगा आपका। समझ में आ गया? जो बहुत ही हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में, लाइफ में भी। समझ में आ गया? और लाइफ के अलावा ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी अगर आपके लाइफ में आएंगे तो उसको भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि स्ट्रगलिंग एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ विदाउट चीटिंग। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? और उसके बाद 8वां पॉइंट से हमारा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए मैं ये बोलता हूं कि अगर जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 में हैं उनको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैथ्स के 10 क्वेश्चन डेली, साइंस के 10 क्वेश्चन डेली और एसएसटी के 10 क्वेश्चन डेली, जैसे मैथ्स के 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, 6, 7, 8 के लिए बोल रहा हूं, और 10 क्वेश्चंस डेली
साइंस को समझना है, समझ करके उसको बिना देखे लिखना है। उसी तरीके से एसएसटी का भी आप 10 क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री का ले लीजिए, सिविक्स का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, ज्योग्राफी का ले लीजिए, ठीक है, आप 10 क्वेश्चन डेली उसको समझ करके आप उसको बिना देखे लिखिए, तो कितने क्वेश्चन हो गए डेली? 30 क्वेश्चन हो गए। तो ये 30 क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 के लिए टारगेट रहेगा कि 30 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, एनी हाउ सॉल्व करना है। मतलब आपको टारगेट होना चाहिए कि 30 क्वेश्चंस मेरे को डन होना चाहिए, मेरे माइंड में फिट हो जाना चाहिए। क्लियर है? अगर नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बोला हूं लोड लेकर के पढ़ाई नहीं करना है, इंजॉय के साथ पढ़ाई करना है। स्टडी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। इसीलिए मैं बोला था यहां पर देखिए व्हाट इज लॉजिकल अप्रोच एंड सेल्फ सेंटर्ड। तो ये सब चीजें मैं क्या है 6वीं से लेकर के पूरे 12वीं तक के बच्चों को स्टडी करके और मेरा जो एक्सपीरियंस है 16 साल का उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा जो भी सेशन है वो डिजाइन किया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम्स मुझे पता है, डेली प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों का, उनको मैं डेली सॉल्व करता हूं। मम्मी पापा के प्रॉब्लम्स भी आते हैं मेरे पास, एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों का, उनको भी मैं डील करता हूं। समझ में आ गया? तो मैं जितना अच्छे से आपको समझा सकता हूं ना, वो बाकी लोग नहीं समझा पाएंगे क्योंकि उनका कोई कनेक्शंस नहीं है टीचिंग के साथ। आपको वही चीज समझा पाएंगे जो ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कितने क्वेश्चन बोला हूं? 30 क्वेश्चन 6, 7, 8 के बच्चों के लिए ये आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद जो 9, 10 के बच्चे हैं वो पर सब्जेक्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन, मींस 45 क्वेश्चंस का टारगेट रहना चाहिए 9th 10th का। अगर नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं, कम से कम क्या बोलते हैं, अगर नहीं हो पा रहे 45 क्वेश्चन तो कम से कम आप जो है ना 30 क्वेश्चन तो करो कम से कम। उसके बाद 11, 12 के बच्चों के लिए 60 क्वेश्चन, कैसे 20 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, मींस मैथ्स का 20, केमिस्ट्री का 20, फिजिक्स का 20। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो उसके भी 20 क्वेश्चंस आपके टारगेट होना चाहिए डेली। वो आपके मतलब या तो आप उसको लर्न करिए या सॉल्व करिए, जो आपको जैसा ठीक लगे। और जो ड्रॉपर बैच है उनको मैं 30 क्वेश्चन का टारगेट दे रहा हूं पर सब्जेक्ट, 30 क्वेश्चंस। समझ में आ गया? मींस फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी आप लिए हैं, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, मैथ्स के 30, या फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जो अभी तक बच्चों के साथ रहा हूं, उनके साथ डील किया हूं, तो मुझे जो समझ में आया, ये मेरा एक क्या है पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मैंने ये बताया ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मतलब कैसे स्टडी करना चाहिए होम में, तो इसमें आप कुछ चीजों में आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, फीडबैक चाहिए, सजेशन चाहिए। आपको क्या लगता है और ऐसा और क्या पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं किसी भी क्लास के हों, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप दीजिए कि सर मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आने वाली वीडियोस में उन भी पॉइंट्स को मैं देख करके और एक अच्छा वीडियो हम और बना सकते हैं बेहतर तरीके से। क्लियर हो गया? तो मेरे को जितना लगा ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और इसमें कुछ कमी बेसी होगी तो जरूर आप फीडबैक दीजिएगा। इस वीडियो का फीडबैक जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? और अंत में यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा आप खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है मम्मी पापा के साथ शेयर करिए, अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं तो मेरे साथ भी आप प्रॉब्लम शेयर करिए। क्लियर है? सो विश यू ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इसी तरीके से हमको प्यार करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी हम नया वीडियोस अपलोड करें किसी भी क्लास के लिए, वो आप तक पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया, और अगर आपको कुछ कमी बेसी लगती है इस वीडियोस में, मेरे लेक्चर्स में, तो प्लीज जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए तो मैं वीडियो फिर समाप्त करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।